नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी करंट के मुद्दों की जो क्लासेस जो आरएस इंटरव्यू के लिए और आरएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अभी तो अपने इंटरव्यू स्टार्ट भी हो चुके हैं, तो आपको हर दिन के जो मुद्दे हैं उसका ध्यान में रखना है, उसका पूरा आपको समझ होनी चाहिए, तभी हम उसका इंटरव्यू में बेहतर जवाब दे पाएंगे। और साथ में जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को उनके लिए भी ये हमारी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैंने आपको जैसे बताया कि आरपीएससी आजकल एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है, एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जहाँ पे हमें न केवल तथ्य याद होने चाहिए बल्कि हमारी मुद्दों के प्रति जो समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी समझ को डेवलप करने के लिए हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी करंट में चल रहे हैं उन पर डिस्कस करने के लिए ये सीरीज शुरू की है। और इसी कड़ी में आज हम क्या पढ़ेंगे, आपने आज अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी होगी, ये पैसों की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के पार और एक साल में 6.5% टूटा। आज आपने न्यूज़ देखी होगी, एक न्यूज़ आपने ये देखी, रुपया पहली बार 90 के पार। पूरे जो भी देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर और जो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया उसमें ये खबर अभी बहुत चर्चाओं में है। तो हमारे इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रुपया 90 के पार चला गया है, इसका क्या कारण है, क्या प्रभाव है, इसका क्या समाधान हो कि एक रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एक सीमित मतलब वो बहुत अधिक रुपये की वैल्यू ना घटे और इसके लिए आरबीआई और सरकार क्या क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से शून्य से लेकर मैं आपको ए टू जेड सारी जानकारी इसमें दूं। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज़ें अपन इसमें इकोनॉमिक के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, अभी क्या हो रहा है वो भी देखेंगे और साथ में ये पूरी न्यूज़ क्या है इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो कि आज ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि पैसे की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के पार, यानी कि एक डॉलर कितने के बराबर हो गया, एक डॉलर लगभग 90 रुपए के बराबर हो गया है। ठीक है, एक डॉलर कितने के बराबर हो गया, एक डॉलर बराबर 90 रुपए। ठीक है, ये अभी हमारी जो विनिमय दर है वो ये है, एक डॉलर किसके बराबर है, 90 रुपए के बराबर है। यानी कि हम किसी को एक डॉलर देंगे और बदले में वो कितने रुपए देगा, हमें 90 रुपए हमें देगा। ठीक है, तो देखो पैसे की वैल्यू घटी, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के पार और एक साल में कितना परसेंट टूटा, 6.5% टूटा। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में इसके गिरावट के कारण दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, इसको भी अपन समझेंगे और साथ में हम अपनी तरफ से एक एक कारण को बहुत ही विस्तार से मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो बता रखा है कि दिसंबर 21 में हमारी जो अपने रुपए की कीमत थी वो 74 रुपए थी, फिर ये देखो फिर ये 82 रुपए चली गई और फिर 2023 में ये 83 रुपए चली गई, फिर दिसंबर 2024 में ये 85 रुपए थी और अभी जो 3 दिसंबर 2025 है उसमें ये 90, उसमें ये जो वैल्यू है वो चली गई, उसमें जो वैल्यू है वो चली गई 90 रुपए 29 पैसे डॉलर के मुकाबले। यानी कि आप देखो कि पिछले 4 साल से इसमें लगातार क्या आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, या इवन अपन कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद लगातार इसमें हमारी वैल्यू है वो लगातार ओवरऑल अपन देखें तो कमी हो रही है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है और ये इस साल में 6.5% की कमी है, कितने परसेंट की, 6.5% की कमी है। ठीक है, इसमें कारण भी दे रखे हैं, अपन एक एक कारण को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एक न्यूज़पेपर की ओर आपको कटिंग दिख रही होगी, इसमें भी वही बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपया वो सर्वकालिक निचले स्तर पर आ चुका है, आगे भी ऐसी ही गिरावट रहने की संभावना है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। देखो इसमें भी बता रखा है कि देखो 2012 में रुपए की कीमत थी वो 50 रुपए थी। ठीक है, 13 में ये कितने रुपए गई, 13 में ये 60 रुपए गई और 18 में ये कितने गई, 18 में ये 70 रुपए गई। ठीक है, फिर 2022 में ये 80 रुपए थी और अभी ये 90 रुपए हो गई है। ठीक है,
और इसमें गिरावट के 3 कारण भी दे रखे हैं कि अमेरिका से व्यापार में तनाव चल रहा है, विदेशी निवेशकों में भारी बिकवाली चल रही है और हमारा ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा वो लगातार बढ़ रहा है। अपन इन सब कारणों की एक एक डिटेल से इसमें अपन चर्चा करेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों पर। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि भाई दिसंबर 25 में हमारा जो $1 है वो कितने रुपए के बराबर हो गया है? $1 बराबर 90 रुपए का हो गया है। क्या हो गया? $1 बराबर 90 रुपए का हो गया है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। $1 बराबर 90 रुपए। $1 बराबर बंद $1 बराबर कितने रुपए का हो गया? अपने 90 रुपए का हो गया। अब इसका क्या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, इस पर अपन बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो $1 90 रुपए का पहले तो आप मतलब समझो। मैं कह रहा हूं कि $1 बराबर कितने रुपए हो गया? $1 बराबर 90 रुपए हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर हमें एक US डॉलर खरीदना है तो हमें उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 90 रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको एक पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, तो सर आप कहोगे कि 5 रुपए देने पड़ते हैं, या आजकल 10 रुपए देने होते होंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 10 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि हमने 10 रुपए दिया तब हमारे पास एक पार्ले जी बिस्किट आया। ठीक, एक उसका पैकेट आया। वैसे ही अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 90 रुपए देंगे तब हमारे पास क्या आएगा? $1 आएगा। ये होता है कि कीमत घट रही है, मतलब सीधी सी बात है कि 90 रुपए देंगे तो $1 हमारे पास आएगा। ठीक, अब देखो, अगर मैं कहूं कि रुपए की कीमत वो 45 रुपए, 45 रुपए, इसका मतलब क्या है? आप 45 रुपए दोगे तो $1 दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 3 कंडीशन बता रहा हूं, आप मुझे बताना कि एक जो बिस्किट है वो 10 रुपए का है। ठीक है, कितने रुपए का है? अपने 10 रुपए का। मैं आपको बता रहा हूं, या इसको आप इस समय देखो कि 50 रुपए $1 के बराबर है। 50 रुपए बराबर $1। ठीक है, फिर कुछ समय बाद 70 रुपए बराबर $1 है। 70 रुपए बराबर $1। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद मैं कहूं कि 90 रुपए बराबर $1 है। तो अब मुझे बताओ कि किस समय कौन ज्यादा मजबूत है? डॉलर ज्यादा मजबूत है या रुपया ज्यादा मजबूत है? आप कहोगे कि सर यहां पे सबसे ज्यादा मजबूत रुपया है। कैसे? कि यार 50 रुपए देने से ही $1 मिल रहा है अपन को, तो है ना। तो इन तीनों ऑप्शन में यहां पे कौन मजबूत है? यहाँ पे रुपया काफी मजबूत है, सबसे अधिक मजबूत है यहाँ पे रुपया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन यार 50 रुपए दे रहे हैं तभी अपन को $1 मिल रहा है। समझ रहे हो? यहां पे देखो 70 रुपए दे रहे हैं तभी $1 मिल रहा है, यानी कि यहां पे रुपया कमजोर है। क्या है? कमजोर है। भाई आप देखो, आप 50 रुपए देके $1 ले रहे हो। ठीक है, तो आप 200 रुपए में $4 ले लोगे, जबकि यहाँ पे तो 7 21 $3 ही ले पाओगे, यहाँ पे तो 2 ही ले पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये रुपया जितना कम होगा $1 के बराबर, वो रुपया उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, अब 90 रुपए हो गया, मतलब ये रुपया सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रुपया सबसे कमजोर स्थिति में आ गया कि $1 बराबर 90 रुपए है, यानी कि रुपया सबसे कमजोर स्थिति में है। आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, जबकि पहली कंडीशन में आपको 50 रुपए ही देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पे रुपया सबसे कमजोर है और डॉलर क्या है? डॉलर इस स्थिति में सबसे मजबूत है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। इस स्थिति में सबसे मजबूत कौन है? इस स्थिति में सबसे मजबूत है डॉलर। ठीक है, और यहां पे डॉलर सबसे कमजोर है। अगर अपन इन 3 ऑप्शन में बात करें ना, ठीक है, याद आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि रुपया कमजोर कब होगा? जब हमें $1 खरीदने के लिए अगर हमें अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उस समय हमारा रुपया क्या है? बहुत कमजोर है। ठीक है, और
$1 खरीदने के लिए अगर अपन को कम से कम पैसे देने पड़ रहे हैं तो उस समय अपन कह सकते हैं कि उस समय अपना रुपया वो सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कब अपना डॉलर कमजोर होता है, कब अपना रुपया कमजोर होता है और कब अपना रुपया मजबूत होता है। किसे कहते हैं कि हमारा रुपया की वैल्यू कम हो गई, हमारा रुपया कमजोर हो गया? तब कहते हैं जब हमें $1 खरीदने के लिए अधिक रुपए देने पड़ते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखो, ये सीधा सा सीधा अपने मांग और सप्लाई के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, कैसे? कि अगर किसी चीज की मांग अधिक होती है ना, ठीक है, मांग अधिक है और अगर उसकी आपूर्ति कम है, सप्लाई कम है, ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस चीज के दाम बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, ठीक है, तो उसकी अपने क्या है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर किसी चीज की मांग ही कम है और आपूर्ति बहुत अधिक है तो उसकी वैल्यू फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे, आप ऐसे समझो कि जैसे आरएस के पद की इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि अपनी आरएस की बहुत मांग है, फॉर्म भरने वाले लोग 7 लाख 8 लाख लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन आपूर्ति कम है, 3-4 साल में भर्ती आती है, फिर वो उसको पूरी होने में 2-3 साल लग जाते हैं, उसमें भी बहुत कम पोस्ट होती है। ठीक है, तो मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, इसलिए इसकी वैल्यू अधिक है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मांग कम होती, अगर फॉर्म भरने वाले 20,000 50,000 लोग होते हैं और हर साल अगर भर्ती आ रही होती 10,000 15,000 पदों पर, ठीक है, तो शायद उतनी वैल्यू नहीं रह पाती। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई चीज की मांग अधिक है और सप्लाई कम है तो ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मांग कम है और सप्लाई अधिक है तो वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अब देखो डॉलर की मांग कब बढ़ती है दुनिया में? दुनिया में डॉलर की मांग कब बढ़ रही है? ठीक है, जब या भारत में डॉलर की मांग कब बढ़ेगी? जब भारत विदेश से कुछ खरीदेगा। हम विदेश से अगर पेट्रोल खरीदेंगे तो हमें डॉलर चाहिए होगा। ठीक है, अगर हमें विदेश से सोना खरीदना है तो हमें डॉलर चाहिए। अगर हमें विदेश से कोई कपड़ा खरीदना है तो हमें डॉलर चाहिए। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो जब जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तब तब क्या होगा? तब तक डॉलर की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जब हमारे पैसे विदेश जाते हैं, अगर कोई भारतीय पढ़ाई करने के लिए या यात्रा करने के लिए विदेश जाता है तो उसको डॉलर चाहिए होता है। ठीक है, और जब कोई विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, इंडिया में डॉलर नहीं रहता, कब रहता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्या? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? यूएस डॉलर की। देखो, अगर डॉलर की मांग, ठीक है, एक होती है आपूर्ति और एक होती है वैल्यू या कीमत। ठीक है, अगर डॉलर की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर डॉलर की मांग कम है, आपूर्ति अधिक है तो डॉलर की वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और इस स्थिति में, ठीक है, और तो इस स्थिति में ज्यादा मजबूत कौन होगा? अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो रुपया क्या होगा? रुपये का, तो रुपया इसका मतलब कमजोर होगा। अगर डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर की अपेक्षा रुपया क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और दूसरी स्थिति में जब डॉलर की मांग घट रही है, डॉलर की सप्लाई अधिक बढ़ रही है तो इसकी कीमत घटेगी। जब डॉलर की कीमत घटेगी तो रुपये की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको पूरा सर्कल याद रखना है, ये आपको पूरा सिस्टम ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, तो डॉलर की सप्लाई कब बढ़ती है? मतलब डॉलर की सप्लाई कब बढ़ती है? जब भारत विदेशी चीजों को बेचता है ना। ठीक है, जब भारत विदेश को चीजें बेचता है
तब भारत में डॉलर बढ़ता है। जैसे मान लो भारत की एक कोई कंपनी है ना, मान लो इन्फोसिस है, ठीक है, ये इन्फोसिस कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बना के कहाँ बेच रही है, अपने सॉफ्टवेयर बनाकर मान लो अमेरिका को बेच रही है, ठीक है। तो इन्फोसिस ने तो यूएसए को क्या दिया, इसने तो इसको सॉफ्टवेयर दिया, मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसने तो इसको सॉफ्टवेयर दिया, बदले में यूएसए ने इन्फोसिस को क्या दिया, बदले में यूएसए ने इन्फोसिस को डॉलर दिया। डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहा है, इसका मतलब डॉलर की आपूर्ति बढ़ रही है, डॉलर की आपूर्ति बढ़ रही है यानी कि डॉलर ज्यादा मजबूत नहीं हो रहा है, इसका मतलब रुपये की कीमत है वो नहीं घटेगी। जब विदेशी लोग भारत में पैसा लगाते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए विदेश का कोई भी एक, विदेश की कोई भी एक कंपनी मान लो अपने, ठीक, जैसे जिका मान लो, ठीक है, या अपन जायका बोल देते हैं, जैसे ये मान लो कोई जापानी कंपनी है, ठीक है, और ये आके क्या करती है, ये आके मान लो जयपुर में मेट्रो लगाती है, क्या लगाती है, जयपुर में आके मेट्रो लगाती है, ठीक, यानी कि वो डॉलर लाके यहाँ यूज करेगी, भारत सरकार को देगी, भारत सरकार से पैसे लेगी और यहाँ पे मेट्रो बनाएगी, ठीक है। तो इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ी, डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो अपने रुपये की कीमत नहीं घटेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना मैं आपको ये एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना आप कि डॉलर अगर अपने देश की तरफ आ रहा है, अगर डॉलर अपनी देश की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब वो देश मजबूत स्थिति में है। किस स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, ठीक है। और अगर डॉलर हमारे देश से जा रहा है दूर, ठीक है, डॉलर हमारे देश से क्या हो रहा है, उस देश से अगर जा रहा है, दूर जा रहा है या उस देश से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्थिति है, उस देश की मुद्रा की कीमत है वो क्या है, वो कमजोर है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर डॉलर आ रहा है इसका मतलब हमारे उस देश के मुद्रा की वैल्यू नहीं घटेगी, वो मजबूत रहेगी, और डॉलर जा रहा है तो घटेगी, ठीक है। और जब विदेश से रेमिटेंस का पैसा आता है, जब कोई विदेशी फॉरेनर यहाँ पे पैसा भेजेगा तो डॉलर में ही भेजेगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लो मेरा भाई अमेरिका में काम करता है, हालांकि नहीं करता है अगर मेरा भाई मान लो अमेरिका में काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी सैलरी बनेगी वो डॉलर में बनेगी, और फिर वो डॉलर यहाँ पे भेजेगा और फिर भारत सरकार उसको एक्सचेंज करके फैमिली को देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे हमारी डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है। ये सारे वो फैक्टर है जो क्या करते हैं, जो उस देश की मुद्रा को मजबूत करते हैं, इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। अब देखो विनिमय दर की प्रणालियां, ये हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग विनिमय दर की प्रणाली, विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो, ठीक है। जैसे अभी एक्सचेंज रेट क्या है, अभी एक्सचेंज रेट अपन को ध्यान रखना है, $1 बराबर 90 रुपए, ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। तो इसका कौन कौन से सिस्टम हमने यूज किए आजादी के बाद वो देखना। 3 सिस्टम हमारे देश में यूज किए गए। सबसे पहले एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। भारत सरकार फिक्स कर देती है कि भाई हमें नहीं मतलब $1 हमेशा 20 रुपए के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर कोई सरकार इस तरीके से फिक्स कर देती है कि हमेशा ही $1 बराबर 20 रुपए होगा, तो उसे अपन बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। और आज़ादी जब हमारे यहाँ क्लोज इकोनॉमी थी, जब हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्ट नहीं आता था बहुत अधिक, तब भारत ने स्थिर विनिमय दर बनाए रखी, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। भारत सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई $1 बराबर इतने रुपए होगा, ठीक है। और इसमें सरकार ही स्वेच्छा से दर निर्धारित करती थी कि भाई $1 बराबर कितने रुपए होगा। तो उसमें बाजार का हस्तक्षेप नहीं होता था, जो सरकार तय कर देती थी वही अंतिम होता था, ठीक है। और सरकार बाजार के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है, सरकार कंट्रोल करती कि बाजार भी उसी रेट पर, उसी एक्सचेंज रेट पर क्या करे, काम करे, ठीक है ना। हालांकि अल्पकालिक तो स्थिरता आ जाती मार्केट में, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक विकृतियों को जन्म देती है, क्योंकि फिर इस स्थिति में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे देश में नहीं आ पाता, ठीक है। कैसे नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता, अभी जब मैं आपको कहानी बताऊंगा आज़ादी के बाद हमारे देश में एक्सचेंज रेट की, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, तो एक तो था फिक्स एक्सचेंज रेट, जब कोई सरकार तय कर देती है कि भाई $1 बराबर इतना रुपए होगा, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, ठीक है। एक होती है मैनेज फ्लोटिंग रेट, ये अभी हमारे देश में चल रही है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट 1993 से लेकर अब तक, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है
मैनेज में हम जो फ्लोटिंग रेट है कि $1 बराबर कितना रुपया होगा, इसको मैनेज करती है। मैनेज कौन करती है? मैनेज करती है आरबीआई और भारत सरकार। आरबीआई के माध्यम से कौन करती है? भारत सरकार करती है। ठीक है ना। इसमें सरकार ये तय करती है कि भाई बाजार में मांग कितनी रहेगी, आपूर्ति कितनी रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, वो अपने डॉलर और रुपये की भाव तय करता है, मतलब उसकी एक्सचेंज रेट तय करता है। ठीक है, और बहुत अधिक रुपया ना गिर जाए इसके लिए फिर आरबीआई हस्तक्षेप भी करती है। ठीक है, अगर बहुत अधिक रुपया गिर गया तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, है ना। तो जिनके पास डॉलर है, जिनके पास रुपया है उसको नुकसान हो जाएगा, जिसके पास डॉलर है उसको फायदा हो जाएगा। इसलिए सरकार बहुत अधिक नहीं गिरने देती। आप देखोगे कि कभी अचानक ऐसा नहीं हुआ कि भाई अपने $1 बराबर 220 रुपये हो गए। ठीक है, ऐसा अचानक नहीं होगा कभी भी। हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, देखो मैंने आपको बताया आगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, देखो, लेकिन गिरता है धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, पहले 50 था, फिर 60 हुआ, 2012 में 50 रुपये था, फिर 2013 में 60 हुआ, है ना, फिर 70 हुआ 2018 में, फिर 22 में 80 हुआ, फिर 25 में 90 हुआ। तो गिरता है, पर गिरने की दर है वो बहुत धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं गिरता। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लोटिंग में ज्यादातर सरकार क्या करती है, सरकार इतना ही काम करती है कि यार बहुत अधिक ना गिर जाए, जो इन्वेस्टर्स है उसमें इनसिक्योरिटी ना आ जाए। ठीक है, तो वो अपन को ध्यान रखना है। इसके लिए आरबीआई क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, बाकी बाजार पर मांग और सप्लाई पर छोड़ देता है कि उससे नहीं हो जाता है। ठीक है, और ये बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयुक्त है। ये अच्छी चीज है कि हाँ, एक निवेशकों के मन में भरोसा रहेगा कि भाई एक्सचेंज रेट कभी भी बहुत अधिक ज़्यादा नहीं होगी, बहुत अधिक कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कौन है, हमारे साथ सरकार है, आरबीआई है, वो जो नियंत्रित करेगी उसको। ठीक है, तो हमने हमारे देश में कौन सी पद्धति अपना रखी है, ये अपना रखी है 1993 से मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। कौन सी? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, ये वाली तकनीक अपना रखी। ठीक है, आईएमएफ ने 2025 में भारत की विनिमय दर प्रणाली को क्रावल लाइक अरेंजमेंट के रूप में वर्गीकृत किया, जिसका अर्थ है कि आरबीआई धीरे धीरे दर में सुधार करने के लिए क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। आरबीआई हस्तक्षेप करती है। अभी जैसे रुपए की कीमत कम हुई तो आरबीआई इसको मैनेज करेगी। आरबीआई ये ध्यान रखेगी कि भाई और ज्यादा रुपया ना गिर जाए डॉलर के मुकाबले। ठीक है, ये निगरानी रखने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। हाँ, फ्लोटिंग होती है, एक एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग मैनेज्ड होती है। ठीक है, वो फ्लोटिंग बहुत अधिक नहीं होती, अनियंत्रित नहीं होती, कंट्रोल्ड होती है। क्या होती है? कंट्रोल्ड होती है। अब देखो इसको आगे, ये देखो, ये इस चार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि कब कब हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रही 1947 से लेकर 2025 तक। आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको एक चीज, एक ट्रेंड समझ में आएगा। क्या ट्रेंड समझ में आएगा कि आजादी के समय $1 बराबर 3 रुपए के आसपास था। कितने रुपए के आसपास? 3 रुपए के आसपास हमारा $1 था। यानी कि हम किसी को 3 रुपए देते थे तो बदले में क्या मिल जाता था, $1 मिल जाता था। ठीक है, आजादी के काफी समय तक यही था, यही सिस्टम रहा। क्यों यही सिस्टम रहा? लगभग 3, 4, 5 यही सिस्टम रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। क्या थी? फिक्स एक्सचेंज रेट थी। और इसको फिक्स कौन करती थी? फिक्स करती थी सरकार। कौन करती थी? सरकार। जबकि हमारे यहाँ उस समय, क्योंकि हमने अपने एलपीजी बाद में अपनाया था, तो सब अपने सरकार केंद्रित अर्थव्यवस्था उस समय हमारे यहाँ थी, तो इसलिए आप देखोगे कि एक्सचेंज रेट में पहले दशक में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, जो 3-4 के आसपास ही रही। ठीक है, लेकिन 1960-65 में जब अपने युद्ध हुआ, युद्ध के समय हमें क्या, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लग गया, हमारे यहाँ पे अनाज की, खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी हो गई, तो हमें डॉलर चाहिए था। अब डॉलर आए, इसके लिए क्या कर दिया,
इसके लिए भाई हमने ये कह दिया कि भाई हमारा रुपये है उसको हमने डॉलर के मुकाबले कम कर दिया, ठीक है। उससे फिर जो डॉलर है वो हमारे देश में आया और फिर हमने हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया। उसके बाद भी देखो 1980 तक भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, $1 10 से कम ही रहा। लेकिन फिर 80 से ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और 1993 जब हमारे देश ने 1991 में क्या अपनाया, एलपीजी अपनाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये कंसेप्ट जब अपन ने अपनाया तब हमने हमारे बाजार को विदेशी इकोनॉमी के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए जो सीधा हमारे देश में डॉलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए खोला, ठीक है। और खोलने के लिए हमें हमारे रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा, रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मैं इसको आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बताता हूँ, थोड़ा इसको आप समझना कि अगर मैं कहूँ कि $1 बराबर 10 रुपये रहेगा, ठीक है ना, $1 बराबर 10 रुपये ही रहेगा। तो जिसके पास डॉलर है वो कहेगा यार मेरे पास $1 पड़ा है, बदले मुझे 10 रुपये मिल रहा है, तो मैं रुपये क्यों खरीदूँ, डॉलर ही पड़ा रहने दो, ठीक है। समझो मेरी बात को। और इस 10 रुपये से मान लीजिए एक बिस्किट आता है, क्या आ रहा है, एक बिस्किट आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको घटा देता हूं, मैं कहूं यार नहीं, तो अब मान लीजिए जिसके पास $1 है वो कहेगा यार मतलब 10 रुपए के लिए मैं $1 क्यों खर्च करूं, क्या आएगा, एक बिस्किट आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए डॉलर, जिसके पास ये बिस्किट है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए डॉलर, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि भाई देखो मैं आपके $1 बराबर मैं 50 रुपए कर देता हूं, जिससे आपके 5 बिस्किट आ जाएंगे। कितने बिस्किट आ जाएंगे, 5 बिस्किट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जिसके पास डॉलर है वो कह देगा ठीक है यार आप डॉलर ले लो, मेरे को 50 रुपए दे दो, मेरे के 5 बिस्किट आ जाएंगे। समझ रहे हो, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने हमारे एक्सपोर्ट को देखो, पहले एक ही बिस्किट बिक रहा था, अब 5 बिस्किट बिक रहे। कितने बिस्किट, 5 बिस्किट बिक रहे। इसलिए हमने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, विदेशी अपने देशों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, या अब देखो हमने क्या किया, हमने 5 बिस्किट बेच के $1 लिया, इससे हमने हमारा पेट्रोल खरीद लिया, ठीक है। और इससे हमने, अब अगर मान लो ये खरीद नहीं रहा, डॉलर आएगा ही नहीं, तो हम पेट्रोल कैसे खरीदेंगे। इसलिए सरकारें अपने क्या करती है, करेंसी का डीवैल्यूएशन करती है। डीवैल्यूएशन करने से उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। सरकारें जानबूझकर ऐसा करती है, ये अपन को ध्यान रखना है। और जानबूझकर तभी करती है जब उसके पास डॉलर बचता नहीं है और उसको लगता है कि उसे चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता है, तब सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है। और ऐसे ही कदम हमने उठाया था, कब, ऐसे ही कदम हमने उठाया था 1991 में, जब हमारे देश ने एलपीजी को अपनाया, ठीक है। अभी आगे मैं इसकी कहानी बताऊंगा आपको। फिर हमने हमारे मुद्रा का और डिवैल्यूएशन किया, नहीं यहाँ पे 1965 में किया, फिर 1991 में किया, और उसके बाद जो मुद्रा है, रुपया है, रुपये की वैल्यू तेजी से घटी, और ये घटती 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 वर्तमान में 90 रुपये तक पहुंच गई है। 90 रुपये 29 पैसे तक पहुंच गई है, ठीक है। तो आप ये एक यहाँ से एक ट्रेंड देखोगे कि सर आज़ादी के बाद रुपए की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, आज़ादी के बाद रुपए की वैल्यू लगातार कम हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब हम देखते हैं कि भारतीय रुपए का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब जिस समय हमारे देश में आज़ादी चल रही थी 1947 से 1950, ठीक है, वो हमारे देश का गोल्डन एरा था। उस समय $1 लगभग ₹3.30 के आसपास था। क्या था, $1 ₹3.30 के पास था, ठीक है। इतना सस्ता क्यों था उस समय डॉलर, उस समय डॉलर इतना सस्ता इसलिए था क्योंकि भारत एकदम नया देश था, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे गोल्ड और अपने सिल्वर के रिजर्व थे, सोने चांदी के बहुत भंडार थे।
दुनिया का हमारे देश पे भरोसा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे देश में भरोसा था कि यार इंडिया एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला देश है, यहाँ पे अगर निवेश किया जाए तो ये सुरक्षित होगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त डॉलर आ रहा था, वो चाहे गोल्ड के माध्यम से आ रहा हो, चाहे हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे भरोसे के माध्यम से आ रहा हो। ठीक है, देश को पर्याप्त मात्रा में डॉलर प्राप्त हो रहा था। ठीक है, हम ज़्यादा माल निर्यात करते थे, कम खरीदते थे, है ना। इंपोर्ट कम करते थे क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, जनसंख्या कम थी, तो इंपोर्ट कम ही करना पड़ रहा था। एक्सपोर्ट खूब कर रहे थे तो डॉलर वैसे एक्सपोर्ट से ही खूब आ रहा था। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, इसलिए $1 ₹3.5 के आसपास या ₹3.30 के आसपास उस समय हमारे था, स्वतंत्रता के समय 1947 से 50 के समय। ठीक है, डॉलर इतना सस्ता क्यों था, तो मैंने बता दिया। एक तो हमारे देश की क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि हमने एक आज़ादी के आंदोलन से लड़कर स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक मूल्यों को हासिल किया था। दूसरा, हमारे पास सोने चांदी खूब थे उस समय। तीसरा, क्योंकि हमारी उस समय पॉपुलेशन कम थी तो हम एक्सपोर्ट ही करते थे, इंपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अब आप इस मैप को ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, आप देखोगे इसमें कि शुरुआत में आपको जो रेट है वो बहुत कम दिखेगी। ठीक है ना, $1 ₹3.5 के आसपास ही दिखेगा। लेकिन अब देखो इसमें 1950 से 65 हमारी इकोनॉमी एकदम क्लोज इकोनॉमी थी। विदेश से हम चीज़ें न तो विदेश को ज़्यादा खरीदते थे और ना ज़्यादा विदेश को चीज़ें बेचते थे। हमारा जो ट्रेड जो था वो बहुत कम था, फॉरेन ट्रेड था वो बहुत कम था। ठीक है, और इन 15 सालों तक $1 बराबर क्या रखेगी, 4.5 या 4.76 रखेगी। क्या रखा गया, $1 बराबर ₹4.76 से रखा गया। ठीक है, सरकार ने ये दर फिक्स क्यों की थी उस समय, तो सरकार ने ये फिक्स इसीलिए की थी क्योंकि हमारे उस समय हमारे देश की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। फॉरेन जो इन्वेस्ट कोई डॉलर में सीधा आता नहीं था, वही डॉलर होता था हमारे पास जो हम कमाते थे। ठीक है, ये अपन को लगता था, और सरकार को लगता था कि अगर दर स्थिर रहेंगे तो निवेशकों में जो हमारे यहाँ के जो निवेशक हैं उनमें कोई शंका नहीं रहेगी, वो हर क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ठीक है, और इसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा गया। ठीक है, अब इससे क्या नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान हुआ कि भाई, हालांकि नुकसान तो क्या, क्योंकि हमारी इकोनॉमी खुद ही क्लोज इकोनॉमी थी तो इन्वेस्टमेंट आने की वैसे संभावना थी नहीं। तो जब क्लोज इकोनॉमी होती है तो ऐसा फिक्स रेट किया हुआ भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे समस्या क्या थी कि दुनिया तो धीरे धीरे अपने ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, आप देखोगे चीन आज हमसे इतना आगे क्यों है, आप टेक्नोलॉजी में देखो, आज पैसों से देखो, हर क्षेत्र में चीन हमसे इतना आगे है। तो उसका एक मेन कारण ये था कि चीन ने जो LPG है, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो हमसे बहुत पहले अपना लिया, अपनी इकोनॉमी को बहुत पहले खोल दिया। ठीक है, अगर हम इसीलिए क्या है, वहाँ पे उस समय आपको पता है कि उस समय इतना ट्रेड वॉर वाली भी दिक्कत नहीं थी। अमेरिका खुद एक मैन्युफैक्चर चाहता था कि जो उसके लिए चीज़ें उत्पादित करे। ठीक है, और धीरे धीरे चीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया। ठीक है, दुनिया का कारखाना बन गया। ठीक है, जिससे वो इतना एक्सपोर्ट करने लगा कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार भर गया। तो इसे फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। दुनिया तो बदल रही थी लेकिन हम नहीं बदल रहे थे, और धीरे धीरे असल में रुपया कमजोर होने लग गया। ठीक है, अब देखो, अब 1966 में हमारे सामने पहला संकट आया जब हमने रुपया का अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया। ठीक है, देखो, एक होता है डेप्रिसिएशन, इसे शायद इंग्लिश में अस्फीति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डेप्रिसिएशन, और एक होता है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है कि बाजार, डेप्रिसिएशन मतलब बाजार में एक तरीके से मंदी के कारण अपने क्या हो जाता है, रुपया कमजोर हो जाता है और रुपया डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत है वो कम हो जाती है। और ये अवमूल्यन होता है ना, इसमें सरकार खुद जानबूझकर अपने देश की करेंसी का मूल्य डॉलर के मुकाबले क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तो ये तो बाजार तय करता है अस्फीति,
ये तो किस पर निर्भर होती है, ये तो होती है बाजार पर निर्भर, है ना। इसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। और ये तय होती है किस पर, ये करती है सरकार। कौन करती है, सरकार करती है या केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखो 1965 में हमारे सामने पहला संकट आया, हमने पहला अवमूल्यन किया। जो $1 ₹3.5 के पास, ₹3.30 के पास था, उसको हमने कमजोर करके ₹7.50, लगभग 57% कमजोर हुआ। ठीक है, इतना रुपया हमारा डॉलर है, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया है, वो इतना कमजोर हुआ। ठीक है, ये 1966 में। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण क्या था, तो बहुत से कारण उस समय हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, देखो एक तो हमने उस समय हमारे देश में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। अब भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 की जब लड़ाई हुई तो उसमें हमने ढेर सारा पैसा खर्च किया, तो हमारे पास हमने हथियार खरीदे तो डॉलर दिए लोगों को। ठीक है, जिससे हमारे पास डॉलर बहुत कम हो गए। ठीक है, और हमारा रुपया बहुत नीचे चला गया। लोगों के पास खाना नहीं था तो हमने बहुत सारा अनाज खरीदा, हमें अनाज उस समय खरीदना पड़ा। ठीक है, देश में बारिश उस समय हुई नहीं थी बहुत ज़्यादा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था, है ना। हम डॉलर हमारे पास बचा ही नहीं था। ठीक है, तो अब हमें डॉलर कोई कैसे देगा, तो उसी तरीके से देगा कि अगर हम अपने मुद्रा की वैल्यू को कम करें। ठीक है, विदेशी निवेशकों को डर लगा कि यार ये देश तो युद्ध में उलझ गया है। ठीक है, सब जिनका भी यहाँ पे डॉलर में पैसे लगे थे, जिनका भी यहाँ पे पैसा था, वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से जाने लगा। ये सारे फैक्टर ऐसे थे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खत्म होने पर था, हमारे पास चीज़ें आयात करने के लिए डॉलर बचे ही नहीं थे। ठीक है, तब भारत सरकार ने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम डॉलर है उसको थोड़ा डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की वैल्यू कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप हमें क्या कर दो, आप हमें क्या कर दो, आप हमें डॉलर दे दो। ठीक है, जैसे आप, ये सेम ऐसी ही कहानी है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को बहुत अधिक जॉब की नीड है। ठीक है ना, और जितनी उसमें क्वालिफिकेशन है उसे लगता है यार मुझे 50,000 रुपये तो महीना मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन नीड तो इसको है। ठीक है, तो कोई उसको, बाकी लोगों को लगता है यार 50,000 रुपये तो इसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर यार ये बंदा क्या कहेगा कि यार मुझे जॉब तो चाहिए, तो यार मुझे आप 40,000 दे देना, छोड़ो। ठीक है, यानी कि इसने खुद की कीमत कम करी कि नहीं करी। भाई जो 50,000 रुपये महीना लेने वाला था वो कह रहा है कि मुझे 40,000 रुपये ही दे देना, यानी कि इस व्यक्ति ने अपनी क्या कर दी, अपने जॉब के लिए अपनी कीमत कम कर दी। ठीक है, क्योंकि उसको जॉब की नीड है। समझ रहे हो मेरी बात को। वैसे ही जब भारत सरकार को डॉलर की नीड होती है ना, आप कहोगे कि डॉलर की इतनी जरूरत कहाँ होती है, तो भाई इंपोर्ट करने में, है ना। हम चलो देश के अंदर तो कर सकते हैं, अगर हमें मान लो अफ्रीका के किसी देश से तेल खरीदना है तो वो भाई डॉलर में ही खरीदा जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए। जैसे मान लो युद्ध चल रहा है तो अब हथियार तो खरीदने पड़ेंगे, देश में अनाज नहीं है तो अनाज तो खरीदना पड़ेगा, ये तो मजबूरी हो गई। ठीक है, जब सरकार की भी इस तरह की मजबूरी होती है तो वो कहता है यार चलो आप मुझे 40 रुपए में $1 ना देके 50 रुपए में $1 दे दो यार, बात ही खत्म करो। ठीक है, इस तरीके से अपने रुपए की वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है मैंने आपको बता दिया, मजबूरी में करनी पड़ती है। ठीक है, जब हमारे पास डॉलर बचता नहीं है और हमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए होता है। अब देखो, तो इस समय ये सारी घटनाएं ऐसी थी। 1965 में अपनी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, तो हमारा बहुत सा गोला बारूद लग रहा था, हथियार लग रहे थे, वो खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। ठीक है, और फिर हमारा देश में उस समय बारिश हुई नहीं थी, तो खाद्यान्न की, उसी समय आपको पता है कि लाल बहादुर जी शास्त्री जी ने नारा दिया था,
जय जवान जय किसान। ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो रही थी, डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था, डॉलर थे ही नहीं चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, और हमारा विदेशी निवेशक थे, उनको भी लगा कि यार ये तो देश युद्ध में उलझ चुका है, इसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है, तो इस देश में हम क्या ही प्रॉफिट की उम्मीद करें। ऐसा करके विदेशी निवेशक भी हमारे देश से धीरे धीरे जाने लगे। ठीक है, फिर देखो अब सरकार का क्या फैसला हुआ। सरकार ने क्या फैसला किया, सरकार ने कह दिया कि हम रुपया को कमजोर कर देते हैं। $1 बराबर 3 रुपये, इसको हम $1 बराबर 7.5 रुपये कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, भारतीय चीजें सस्ती हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो $1 बराबर 3 रुपये, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, $1 बराबर 3 रुपये। ठीक है, तो किसी आदमी को 30 रुपए की चीज के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे। 30 रुपए की चीज के लिए उसे अपने $10 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो और अब दूसरी तरफ हमने रुपए की वैल्यू कम कर दी। $1 बराबर अपने क्या कर दिया, $1 हमने बराबर अपने 6 रुपए कर दिया। तो अब इसको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $5 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। इससे अपने भारतीय चीजें सस्ती हो गई और वो विदेश में ज्यादा बिकने लगी। ओवरऑल जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगा। ऐसा क्यों ऐसा करना पड़ा हमें। ठीक है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाते हैं। ये देखना, अगर हमारा रुपया कमजोर होता है तो हमारे जो उत्पाद है वो उस देश में क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे भारतीय चावल है, ये 5 रुपए की जगह $2.5 मिल गया अगर बिक्री बढ़ जाती। ठीक है, अगर अमेरिका में मान लो मैं कहूँ कि 1 किलो जो चावल है उसकी कीमत है अपने क्या, अपने 1 किलो चावल की मान लो कीमत है 20 रुपए। ठीक है, अब 1 किलो चावल की जब अपने 20 रुपए है, ठीक है, और $1 बराबर 20 रुपए मान लेते हैं अपन। $1 बराबर 20 रुपए, यानी कि $5 में कितने रुपए आएंगे, $5 में कितने चावल आ जाएंगे, तो अपने 5 किलो आ जाएंगे आप कहोगे। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि रुपया कमजोर इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे उत्पाद विदेशों में सस्ते हो और उसकी कीमत फॉरेन में बढ़े। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आसान करके समझाता हूं आपको, थोड़ा एग्जाम्पल देख के समझाता हूं। देखना, मान लीजिए $1 बराबर 10 रुपए। ठीक है, और 1 किलो चावल की कीमत कितनी है, 1 किलो चावल की कीमत है मान लो 20 रुपए। ठीक है, अपने इंडिया में। ठीक है, यानी कि अगर 20 रुपए 1 किलो चावल की कीमत है तो मुझे 1 किलो चावल खरीदने के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $2 देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, अब भारत सरकार कह देती है कि नहीं, $1 बराबर क्या होगा, $1 बराबर 20 रुपए हो गया। ठीक है, 20 रुपए हो गया और चावल की कीमत कितनी है, 1 किलो चावल की 20 रुपए। तो यानी कि अब मुझे 1 किलो चावल खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, अब 1 किलो चावल खरीदने के लिए $1 ही देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इतने दिन जब $1 बराबर 10 रुपए था, तब अमेरिका में बैठे आदमी को $1 चावल खरीदने के लिए, 1 किलो चावल खरीदने के लिए कितने डॉलर देने पड़ रहे थे, $2 देने पड़ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही भारत सरकार ने ये कहा कि $1 बराबर 20 रुपए होगा, तो अमेरिका में एक बैठे आदमी को 1 किलो चावल खरीदने के लिए कितना डॉलर देना पड़ रहा है, $1 ही देना पड़ रहा है। समझा। तो अब बताओ वो भारत वाला चावल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। क्यों, क्योंकि पहले जिसको 1 किलो चावल खरीदने के लिए $2 देने पड़ते थे, अब वो $1 में मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदेगा, है ना। जब खरीदेगा तो अब मुझे बताओ, भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत के चावल ज्यादा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे, उससे डॉलर आएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये अपन को ध्यान रखना है।
तो जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारे हाथ में आती है। लेकिन इससे नुकसान भी होता है, जब वैल्यू घटाते तो नुकसान होता है, ठीक है। अब एक तरफ हमारा एक्सपोर्ट में तो चलो हमें फायदा हो गया कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो भाई हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, भारत है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, भारत मान लीजिए रूस से तेल खरीद रहा है। किससे? रूस से तेल खरीद रहा है, ठीक है। अब देखो, भारत ने रूस को कहा कि भाई, रूस ने भारत को कहा कि भाई, रूस ने भारत को क्या कहा, रूस ने भारत को कहा कि भाई तेरा जो, मेरा जो एक बैरल तेल है, ठीक है, वो 100 रुपए का है। अब मेरा जो एक बैरल तेल है वो $1 का है, ठीक है ना। और $1 मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक है। अब भारत सरकार $1 को 100 रुपए से घटा के 200 रुपए कर देती है, ठीक है, 200 रुपए $1 कर देती है। तब अब बताओ मुझे, एक बैरल तेल खरीदने के लिए इतने दिन हमें 100 ही रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, अब हमें 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये नुकसान होता है जब मुद्रा की वैल्यू कम होती है। हाँ, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट तो बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट में भी प्रॉफिट उतना नहीं बन पाता, एक्सपोर्ट की नंबर बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे आयात इससे महंगे हो जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। विदेश से आई चीजें दोगुनी महंगी हो गई, पेट्रोल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब महंगे हो गए, और इससे आम आदमी को क्या लगी, आम आदमी को नुकसान हो गया, ठीक है। फिर देखो, 1991 में दूसरा बड़ा संकट आया। अब 1991 में फिर हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया, यानी कि अब $1 बराबर कितना रुपए, जो 21 रुपए था उससे कम करके 22 रुपए 74 पैसे किया गया। क्या किया गया? 22 रुपए 74 पैसे किया गया, यानी कि हमारी जो मुद्रा थी उसमें लगभग 19.5% की कमी आई। कितनी? 19.5% की। ये क्यों करना पड़ा? वही ऐसा तभी करना पड़ रहा है जब डॉलर खत्म हो जाता है, एक्सपोर्ट बंद हो जाता है और इंपोर्ट बहुत अधिक हो जाता है, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं रहते, तभी ये काम करने पड़ता है, ठीक है। तो ये संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे गंभीर था, और उस समय तो हमारी स्थिति इतनी थी कि हमारे पास 7 दिन का भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था। देखो, केवल 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, चीजें खरीदने के लिए हमारे पास 2 महीने का ही सामान बचा था, ठीक है, 2 महीने के ही पैसे बचे थे। तो देखो, ये संकट अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे गंभीर खतरा था, और खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई। उसमें आपको पता है कुवैत का, वियतनाम का, इन सब का युद्ध शुरू हो गया। जब भी गल्फ कंट्री में, जब भी खाड़ी देशों में, अपने अरब देशों में ये युद्ध चलता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती है, और जब तेल की कीमतें बढ़ जाती है तो इकोनॉमी पर जो दबाव है वो बढ़ जाता है, विशेषकर ऐसी इकोनॉमी पर जो अपना तेल विदेश से खरीदती है। अगस्त 90 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त रह गया था, केवल 2 सप्ताह का ही हमारे पास पैसा बचा था। 21 जून 1991 को भारत को IMF से आपातकालीन कर्ज लेना पड़ा, है ना, हमें IMF से कर्ज लेना पड़ा, और फिर IMF ने जब दबाव बनाया तो हमें अपना जो 500 किलो सोना था वो भी गिरवी रखना पड़ा था, और हमें अपना रुपया भी कमजोर करना पड़ा था, ठीक है। ये सन भारतीय अर्थव्यवस्था में था जब हमें सोना चांदी हमें सोना और चांदी भी हमें अपना गिरवी रखना पड़ा था, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप हर संकट कुछ नए मौके लेके आता है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। तो इसी तरीके से ये जो संकट था, इसने भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा और दशा दी, और हमने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, हमारे देश में LPG की शुरुआत की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारी भारतीय इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा का आवागमन बढ़ा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और ओवरऑल हमारे देश का उत्पादन बढ़ा, और
हमारा देश बहुत अधिक सक्षम बन सका। ठीक है, तो हर संकट क्या लेके आता है, हर संकट एक अपने संकट में भी जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अपने अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हर संकट एक आपदा में अवसर, एक वर्ड आता है आपदा। हर आपदा क्या लेके आती है, कुछ ना कुछ अवसर लेके आती है। ठीक है, और इसी आपदा को भारत ने अवसर में तब्दील कर दिया और हमारी जो नई इकोनॉमी, हमने हमारे देश में एलपीजी की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब देखो 1993 से अब, क्योंकि अब चीजें हमारे हाथ में नहीं रही थी, डॉलर देश में आ रहा है जा रहा है, ये सिर्फ इतने दिन तो सरकार के हाथ में था क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकार ही कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम था। ठीक है, न के बराबर था, तो सरकार चलो चीजें फिक्स कर देते थे। लेकिन अब तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी उतने आ चुका है, विदेशी निवेश भी हमारे देश में आ चुका है, तो अब हमारे देश में मैनेज फ्लोटिंग रेट अपनाई गई। सरकार ने कहा कि हम सब कुछ बाजार पर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम विदेशी निवेशकों को या देश के अंदर, देश के भीतर जो निवेशक है उसको एक आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आपकी जो वैल्यू है उसमें कभी भी बहुत अधिक गिरावट कम नहीं होगी या कभी भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। $1 बराबर 30.49 रुपए, ये अपन को ध्यान रखना। सरकार दर तय नहीं कर सकती, बाजार को दर तय करने दो, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत संभालेगी। सरकार लोगों को भरोसा देगी कि आप टेंशन मत लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि $1 बराबर 80 रुपए से सीधा ही $1 बराबर 800 रुपए हो गया, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा सरकार और आरबीआई होने नहीं देती, थोड़ा कंट्रोल करती है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये सिस्टम मांग आपूर्ति दर तय करता है। ठीक है, मतलब डॉलर और डॉलर की कीमत क्या होगी, डॉलर के प्रति रुपए की कीमत क्या होगी, ये कौन तय करेगा, ये भाई मांग एंड डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो करेगी। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा तो डॉलर महंगा होगा, अगर रुपए की डिमांड ज्यादा तो रुपए महंगा होगा। ठीक है, ये और यही भारत में भी फ्लोटिंग मैनेज रेट है ना, या मैनेज्ड फ्लोटिंग अपने रेट, ये सिस्टम ही अभी हमारे देश में चल रहा है, अभी हमारे देश में लागू है, मैनेज फ्लोटिंग रेट। ठीक है, अब देखो समय के साथ साथ, मैंने आपको जैसा कि ग्राफ में बताया था, समय के साथ साथ हमारे जो मुद्रा है उसमें आज़ादी के बाद से ही क्या आने लगी, आज़ादी के बाद से ही हमारे रुपए की वैल्यू में गिरावट लगातार जारी है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया। इसके बाद भी देखो आपको गिरावट नजर आएगी इस ग्राफ में। ठीक है, इसके बाद ये गिरावट कैसे रही, तो कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, 2000 में अपने 44 के आसपास थी, फिर हमारी 43 के आसपास गई, फिर 13 आते आते 56 के आसपास दर हो गई। ठीक है, 20 में आते आते 76 के आसपास हो गई, और 22 में आते आते 81 के आसपास हो गई, और अब 25 में आते आते ये 90 के आसपास हो गई। जो विनिमय दर है, यानी कि $1 के मुकाबले जो पैसे बनते हैं वो 90 के आसपास हो गए। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो आगे चलते हैं, इसके भी कारण है अलग अलग। देखो मैंने दे रखे हैं यहाँ पे कि 2000 में 44 थी तो आईटी क्रांति, हमने निर्यात को बढ़ाया इसलिए हमने कम किया। फिर 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया तो ओवरऑल जो दुनिया में अपनी एक वैश्विक मंदी आई थी, $1 की कमी हो गई थी, तब हमने जो कम करके 43 रुपये हुआ, फिर 55-56 हुआ, अमेरिका ने जब ब्याज दरें बढ़ाई, और फिर कोविड में 76 हुआ, और अभी 81 हो गया है। ठीक है, और अब 90 हो गया है। अब देखो 2025 अभी $1 क्या हो गया, $1 90 रुपये के बराबर हो गया। ये सबसे कमजोर है आज तक की। ठीक है, अब तक की सबसे कमजोर प्रदर्शन है हमारे रुपये का। कैसे, $1 बराबर 90 रुपए, ये अब तक की सबसे कमजोर स्थिति है। कैसी स्थिति है, अब तक की सबसे कमजोर स्थिति है। ऐसा क्यों है, कारण क्या है, तो देखो इसके कई कारण है। रुपए में ये गिरावट क्यों आई, $1 बराबर 90 रुपए, यानी कि रुपए में ये जो रुपए की जो वैल्यू ये कम हुई है, ये क्यों हुई है, तो इसके कई कारण है। कौन कौन से कारण है, तो देखो
कारण एक है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की व्यापक निकासी। हमारे देश में देखो, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो क्या है ये, इसको समझना आप। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अल्पकालिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन का आदमी जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है वो क्या है, वो विदेशी पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टर बोलेंगे अपने से। ये निवेशक अत्यंत संवेदनशील होते हैं जो जोखिम की धारणा में किसी भी परिवर्तन के साथ अपनी पूंजी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो 2025 में एफपीआई में भारतीय शेयर बाजार से लगभग 17 बिलियन यानी 17 अरब डॉलर पैसे निकाले हैं और ये पिछले 5 वर्षों से अधिकतम निकासी है। ठीक है, एक कारण ये है कि जो भारतीय शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशकों ने पैसा लगा रखा था वो पैसा इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, ये निकालते कब है, ये तभी निकालते हैं जब इनमें क्या हो, तो जब इनमें जोखिम रहता है, इनको शंका रहती है कि यार हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं और इससे हमारा डॉलर है वो रुपया कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो अपना जो शेयर है, जैसे मान लो ये कोई अमेरिकन आदमी है। ठीक है, ये अमेरिकन आदमी अपना शेयर है कोई भारतीय को बेच देता है, इंडियन को बेचता है। ठीक है ना। तो इंडियन को बेचता है तो मान लो कितने रुपए में बेचेगा, तो मान लीजिए मतलब उसको इसको बदले में क्या मिलेगा, बदले में इसको रुपया मिलेगा। भाई भारतीय आदमी तो बदले में पैसा ही देगा, डॉलर तो उसके पास है नहीं। ठीक है, अब इसने बदले में रुपया दिया, ये रुपया लेके गया भारत सरकार के पास। ठीक है, रुपये को अब ये रुपये से क्या करेगा, इसको तो डॉलर चाहिए। ठीक है, तो ये रुपये को जब डॉलर में चेंज करवाएगा तो उससे क्या होता है, उससे फिर डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो अपने डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इससे डॉलर की अत्यधिक मांग से डॉलर का मूल्य बढ़ता है, परिणाम स्वरूप रुपया कमजोर हो जाता है। ठीक है, देखो वापस इसको थोड़ा समझो कि विदेशी लोग जब हमारे यहाँ से अपने डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या जब यहाँ से पैसा निकालते हैं तो क्या दिक्कत आती है। जैसे मान लो ये कोई अमेरिका का आदमी है, कौन है, ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का कोई बिजनेसमैन है, इसको लगा कि यार जो भारतीय कंपनी, भारतीय कोई भी कंपनी मान लो अपन XYZ, ठीक है, इस भारतीय कंपनी में जो मैंने पैसा लगा रखा है, मेरा पैसा इसको लगा कि यार ये डूब सकता है। क्या कर सकता है, ये पैसा मेरा डूब सकता है। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने कह दिया कि यार मैंने इसके जो शेयर खरीद रखे हैं, है ना, वो शेयर मैं क्या करता हूँ, किसी को बेच देता हूँ। ठीक है, किसी को बेच देता हूँ, मान लो किसी भारतीय को बेच दिया। ठीक है, किसी इंडियन को बेच दिया। ठीक है, अब ये इंडियन है, इसने, ये अमेरिकन व्यक्ति जो है, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको शेयर दिया। ठीक है, बदले में ये इंडियन व्यक्ति इसको क्या देगा, पैसा देगा। पैसा किस में देगा, रुपयों में देगा। ठीक है, ये व्यक्ति इस रुपयों का क्या करेगा, ये व्यक्ति इस रुपयों को अपने डॉलर में चेंज करवाएगा। किस में चेंज करवाएगा, डॉलर में चेंज करवाएगा। यानी कि इसको तो डॉलर चाहिए, अब हर आदमी को ऐसे ही डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब मैंने आपको बताया कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो एक मुद्रा मजबूत हो रही है, यानी कि इसकी अगर मांग कम है, मांग अधिक है और सप्लाई कम है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उससे रुपया ओवरऑल अपना आप कमजोर हो जाएगा। तो एक कारण तो ये रहा कि जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो क्या करने लगे, यहाँ से अपना जो पैसा है उसको निकालने में लगे। जब भी उनको लगता है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, जैसे मान लो जापान की कोई कंपनी ने जयपुर में कोई मेट्रो बना दी। ठीक है, अब ये तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसको तो निकालना आसान नहीं है, लेकिन हाँ शेयर बाजार के पैसे तो फ्लोटिंग होते हैं, वो तो निकल सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो निकासी कारण, आप कहोगे कि सर तो फिर ये निकाल ही क्यों रहा है पैसे, है ना, ये निकाल ही क्यों रहा है पैसे, क्या हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है, या हमारे देश की कंपनियां सारी डूबने वाली की, सबको लग रहा है कि निकाल लो ना। ऐसा नहीं होता, कई बार और भी कारण भी होते हैं पैसे निकालने के। वो देखो वो क्या हो सकता है। ठीक है, अमेरिका का शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो सोच रहा है, या जैसे मान लो अब इंडिया की कोई कंपनी XYZ है
है ना, जिसके शेयर की रेट बढ़ी नहीं रही लंबे समय तक, ठीक है, 2 सालों से उसने पैसे लगा रखा, शेयर बढ़ ही नहीं रहे। जबकि अमेरिका की एक कंपनी ABC, उसके शेयर लगातार बढ़ रहे, उसका दोस्त ने अमेरिका वाले में लगा रखा था, वो करोड़पति हो गया, जबकि इसके शेयर तो बढ़ ही नहीं रहे। तो ये सोच रहे हैं ये शेयर यहाँ पे बेच के मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। US फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, ठीक है, ब्याज दर भी अपने वहाँ पे अच्छी मिलती है, आगे अपन चर्चा करेंगे इसको, और अधिक आकर्षक विकल्प प्रदान करती है। क्या चलो पैसे नहीं बढ़ेंगे तो इतना 8% ब्याज तो मिल ही रहा है, ठीक है, भारत में 6% ही मिल रहा है, तो मैं क्यों ना 8% वाले पे लगाऊँ अपना पैसा, ठीक है। और भारतीय शेयर बाजार में कोई अनिश्चितता, पता नहीं कंपनियों का कब क्या हो जाए, कौन सी कंपनी डूब जाए, कौन सी कंपनी में फायदा हो जाए, तो इसलिए अनिश्चितता का दौर है, ठीक है। तो एक कारण तो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जब ये लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, है ना। इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक कारण आपको बताया कि जैसे अमेरिका शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मैं मेरा पैसा अमेरिकन शेयर बाजार में लगाऊंगा। ये भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा कारण हो गया व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि कोई देश अपने आयात उसके निर्यात से अधिक करता है, तो याद रखना है कि वो दीर्घकालिक आर्थिक स्वास्थ्य का संकेतक है, ठीक है। यानी कि देखो, जिस देश का आयात तो है कम, ठीक है, निर्यात है अधिक, निर्यात क्या है, निर्यात है अधिक, तो उस देश की स्थिति कैसी है, उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, ये ध्यान रख। अगर कोई देश का आयात कम है, निर्यात अधिक है, तो सीधी सी बात है कि भाई उसको व्यापार में अपने घाटा नहीं होगा, है ना, व्यापार प्रॉफिट में चलेगा, तो उसकी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई देश का आयात अपने अधिक है, निर्यात कम है, जो सामान्य विकासशील देशों में होता ही है, हमारे पास निर्यात करने के लिए ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो उस देश की इकोनॉमी बुरी होती है, और उस देश की इकोनॉमी व्यापार घाटे से जूझ रही होती है। किससे जूझ रही होती है? व्यापार घाटे से, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। उस देश की इकोनॉमी व्यापार घाटे से जूझ रही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत 1,000 रुपये का तो खरीदती है चीजें, 500 रुपये का ही बेचता है, तो भाई 500 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये 500 रुपये है, उसका व्यापार घाटा हो गया, ठीक है। अब भारत देखो, भारत लगभग हर महीने लगभग 50 अपने बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आयात हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग दुगुना करते हैं, ठीक है। यानी कि हर महीने हमें इतना घाटा हो रहा है 35 से 40 बिलियन डॉलर का, यानी कि ये लगभग 40 बिलियन डॉलर का घाटा हमें हर महीने हो रहा है, ठीक है। तो हमारा व्यापार घाटा अधिक है, यानी कि हम चीज़ें बेच कम पा रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो, आपके पास $100 है ना, $100 आपके पास पड़े हैं, आपको उसमें जैसे मान लो आपने $100 की चीज़ें बेची, ठीक है, और आपको मान लो $300 की चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो अब ये आप $200 कहाँ से लोगे, ठीक है। ये $200 तभी आएगा जब आप अपनी चीज़ें सस्ती करोगे, चीज़ें सस्ती करोगे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, ऐसा ही होगा। अब देखो, तो व्यापार घाटे के अस्तित्व का अर्थ है कि भारत को अधिक विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता है, ठीक है। हमें और अधिक पैसा चाहिए, और अधिक डॉलर चाहिए, तभी तो हम अधिक इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपये का ही एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, जबकि आपको इंपोर्ट 1,000 रुपये करना, तो आप 500 रुपये कहाँ से लाओगे? तो हमें और मुद्रा चाहिए होती है, ठीक है। और हमारे देश में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है यानी कि डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमजोर होता है। इसका मतलब क्या है कि भारत को अगर $40 अरब चाहिए खरीदारी के लिए, लेकिन निर्यात में सिर्फ हम $50 अरब आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि डॉलर की कमी हो रही है। कमी से अपने क्या है, अपने डॉलर महंगा हो जाता है, और डॉलर महंगा होने से रुपया कमजोर हो जाता है,
कौन सी चीज़ें भारत हम खरीदते हैं ज़्यादा? देखो कुछ चीज़ें ऐसी हमें खरीदनी ही पड़ती है और उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होता है। जैसे हमें पेट्रोल खरीदते हैं, हम पेट्रोलियम पदार्थ हम लगभग 90 तो नहीं, अपन लगभग 80% आजकल हम जो अपना पेट्रोल है वो विदेश से खरीदते हैं। उसमें भी ज़्यादातर हमने रशिया से खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। ठीक है। सोना, त्योहारों का सीजन जब आता है तो हमें बहुत सारा गोल्ड खरीदना पड़ता है। अब गोल्ड खरीदने के लिए भी हम क्या देते हैं? डॉलर देते हैं। कच्चा माल है ना, कुछ हमें ऐसे कपड़े बनाने होते हैं, उसके लिए कच्चा माल हमारे देश में होता नहीं है तो वो हमें खरीदना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है। और दवाइयों के लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हमारा जो व्यापार घाटा है वो लगभग 41.68 बिलियन है। और जब ये व्यापार घाटा किसी देश में होता है तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में दिक्कत ये रहती है कि डॉलर की मांग हमेशा रहती है, और डॉलर की मांग हमेशा रहती है तो डॉलर हमेशा मजबूत रहता है। तो उस स्थिति में उसकी तुलना में रुपया कमजोर होता जाता है। ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो अमेरिकी टैरिफ और व्यापार तनाव। ठीक है। अमेरिका ने आपको बताया कि 50% का टैरिफ लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रशुल्क बोलते हैं हिंदी में। 50% क्या लगा दिया? टैरिफ लगा दिया। ठीक है। अब 50 रुपए का टैरिफ लगाने से क्या हुआ? 50 रुपए का टैरिफ लगाने का प्रभाव अपन देखेंगे, इससे हमारा रुपया कैसे कमजोर हुआ ये देखेंगे। इसमें अमेरिका क्या तर्क देता है? ठीक है। अमेरिका कहता है, अमेरिका का उद्देश्य ये है कि भाई वो हम भारत के साथ जो रूस के साथ जो तेल खरीद रहे हैं वो तेल खरीदना बंद कर दें। हम रूस के साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं उसको बंद करने का उद्देश्य है प्रेसिडेंट ट्रंप का। ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये टैरिफ लगा के ट्रंप क्या चाहते हैं कि भारत को राजनीतिक रूप से दबाव में डालना कि भाई वो रूस से तेल ना खरीदे, है ना, अपने अमेरिका निर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाना और भारत को व्यापार वार्ता के लिए मजबूत करना। आपको पता है ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातें चल रही है, अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन निकला नहीं। ठीक है। फिर देखो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि हमारा जो अमेरिका में एक्सपोर्ट था वो 28.5% गिर गया। अमेरिका को अगर हम पहले 100 रुपए की चीज बेच रहे थे तो अब हम उसमें कम कर दो आप 28.5%, लगभग हम 68.5% चीजें ही उनको बेच रहे हैं। नहीं सॉरी, अपने 71.5% चीजें ही हम उसको बेच पा रहे हैं। इससे भारत को कम डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर की मांग कम हो रही है, लेकिन मांग कम है और आपूर्ति भी कम है, तो अपने हमें डॉलर कम मिल रहे हैं, डॉलर की मांग अधिक है ना, लेकिन आपूर्ति कम है और अंत में डॉलर क्या होता जाता है? इससे अपना रुपया कमजोर हो जाता है। ठीक है। देखो टैरिफ लगाने से क्या हुआ? निर्यात घट गया, यानी कि भारत में जो आने वाला डॉलर था वो घट गया। ठीक है। लेकिन आयात के लिए डॉलर की मांग तो वही रहती है, हमें तेल तो खरीदना पड़ेगा, इससे असंतुलन बढ़ता है और हमारा रुपया कमजोर होता है। ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। टैरिफ का मतलब आप समझे? जैसे मान लो 100 रुपए की कोई चीज थी, ऐसी कोई चीज जो 100 रुपए में बिकती थी। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नोटबुक है, कोई भी नोटबुक है, ये अमेरिका में 100 रुपए में बिक रही है। ठीक है। अब इस पर अगर अमेरिकी की सरकार 50% टैरिफ लगा देती तो ये 150 रुपए में बिकेगी। क्या बिकेगी? 150 रुपए में बिकेगी। यानी कि जो भारत की नोटबुक है वो अमेरिका में कितने रुपए में बिक रही है? 150 रुपए में बिक रही है। ठीक है। जबकि अपन देख लेते हैं कि चीन वाली जो नोटबुक है वो तो भाई उस पर तो कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, मान लो। ठीक है। उस पर तो कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, तो वो तो कितना, या 20% टैरिफ ही लग रहा है मान लो। ठीक है। तो वो कितने में बिकेगी? 120 रुपए में बिकेगी अमेरिका में। तो भाई अमेरिका वाला आदमी भारत वाली लेगा या चीन वाली लेगा? तो आप कहोगे सीधी सी बात है चीन वाली लेगा, क्योंकि ये सस्ती है। ठीक है। अब जब चीन वाली लेगा, ये सस्ती है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो जो डॉलर मिल रहे हैं हमें वो कम हो जाएंगे। डॉलर कम हो जाएंगे यानी कि डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी, और अपने इससे क्या होगा? इससे अपने रुपया कमजोर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो
और इसका कारण क्या है हमारा रुपया कमजोर होने का? एक और जो कारण है वो है अमेरिकी मौद्रिक नीति और डॉलर की मजबूती। ठीक है, देखो अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है वहां की फेडरल रिजर्व, उसने क्या रणनीति अपनी, ठीक है, उसने अपनी ब्याज दरें 8% तक बढ़ा दी। ठीक है यानी कि कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में तो उसको 8% तक ब्याज मिलेगा, जो भारत में 5-6% ही है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, मान लीजिए मैं अमेरिका का, मैं मान लो ऑस्ट्रेलियन आदमी हूँ, मेरे पास 100 रुपए है, भारत में मुझे 8%, भारत में मुझे 6% ब्याज मिल रहा है और अमेरिका में मुझे 8% ब्याज मिल रहा है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? सीधी सी बात है, जहां पे मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है यानी कि यूएस है, तो यूएस में मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ये दिक्कत आ रही थी जब अमेरिका ने क्या कर दिया, अपने ब्याज दरें बढ़ा दी, भारत में 5% ही। ठीक है, इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को अमेरिकन ब्रांड पे 8% का रिटर्न मिल रहा था, जबकि भारतीय ब्रांड पे 5% का ही रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो जो इसलिए जो निवेशक है वो अमेरिकी ब्रांड को, अमेरिकी जो शेयर है उसको इन्वेस्टमेंट करता है और अपने भारतीय जो बाजार है, भारतीय जो शेयर है उसको नहीं खरीदता है, जिससे हमें डॉलर नहीं मिलता, डॉलर नहीं मिलता तो वही दिक्कत आती है कि डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, उससे डॉलर मजबूत होता है, जिससे हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया की लगभग सारी अपने जो मार्केट है, सारी मुद्राएं हैं, वो कमजोर हो जाती है। अभी देखो, अभी देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, इधर देखिए, ठीक है, डॉलर इंडेक्स है वो अभी 100 से भी नीचे है। ठीक है, ऐसे में हमारा डॉलर की वैल्यू बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है। ठीक है, हमारा रुपया इसमें मजबूत होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है, देखो गौर करने वाली बात है कि डॉलर खुद कमजोर हो रहा है तो रुपया मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मतलब कमजोरी का कारण ये नहीं है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, डॉलर की जो सप्लाई है वो आ नहीं रही है, सप्लाई कम हो गई है, ये बड़ा कारण है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, तो ये अपन ने देख लिया, फिर अगला कारण क्या है, अगला कारण है भारत की, हमारी देश की खुद की आर्थिक संरचना। मतलब हम कई चीज़ों पर, मतलब हमारा भाई इम्पोर्टेंट बहुत अधिक है, हमें चीज़ें खरीदने के लिए बहुत अधिक डॉलर चाहिए। अब डॉलर चाहिए तो डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है, डिमांड हमेशा रहती है, सप्लाई उतनी हो नहीं पाती तो डॉलर मजबूत रहता है, और फिर हमें डॉलर प्राप्त करने के लिए अपने रुपए का मूल्य या तो कम हो जाता है या कम करना पड़ता है। ठीक है, देखो अब हम दुनिया का लगभग 80% तेल अपन कह सकते हैं, 80% तेल हम आयात करते हैं। ठीक है, लगभग हमारी 35% 45% जो हमारी जो प्राकृतिक गैस है वो हम आयात करते हैं। ठीक है, और हमारे व्यापार घाटे का लगभग 60% के आसपास है। इंडस्ट्रियल कच्चा माल, कई धातुएं हम विदेश से खरीदते हैं, रेयर अर्थ खरीदते हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स खरीदते हैं, रसायन खरीदते हैं, कई कृषि के इनपुट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि हम बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आयात करने के लिए। देखो अगर तेल, देखो आप सुनो मेरी बात, इससे आप कहोगे कि सर इससे रुपये पर क्या फर्क पड़ता है, इंपोर्ट से फर्क पड़ता है और बहुत अधिक फर्क पड़ता है। देखो क्या फर्क पड़ता है कि मान लीजिए पहले एक बैरल बराबर $50 के आसपास है, ठीक है ना, तो भारत को 40 लाख बैरल खरीदने के लिए $200 करोड़ डॉलर चाहिए। ठीक है, यानी कि डॉलर की हमें कम जरूरत पड़ रही है, समझ लो, डॉलर की अगर सप्लाई कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर एक बैरल बराबर $80 हो गया तो हमें फिर 40 लाख बैरल खरीदने के लिए $320 चाहिए, $320 करोड़ डॉलर चाहिए, यानी कि हमें डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यानी कि डॉलर की मांग बढ़ेगी। ठीक है, मांग बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, और डॉलर जब महंगा होगा तो रुपया उस एवज में कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो कई बार ये ग्लोबल परिस्थितियां भी करती है कि अगर हमारा डॉलर महंगा हो रहा है, अगर हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो भी
हमारी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कमजोर हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर देखो, अब इस गिरावट के क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में। ठीक है, जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिरता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, इम्पैक्ट दोनों टाइप के, नकारात्मक ज्यादा है, सकारात्मक कम है। ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट है देखो। अब भारतीय नागरिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि, यानी कि अब क्योंकि $1 बराबर, जो पहले मान लो कभी 80 रुपये हुआ करता था, वो अब $1 बराबर 90 रुपये अगर हो गया है, ठीक है ना। तो जो हम भाई पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अगर 80 बैरल है, तो भारत 40 लाख बैरल अगर दैनिक आयात करता है ना, तो उससे क्या होगा, उससे भाई हमारा पेट्रोल है वो महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हमें पैसे तो डॉलर में देने पड़ेंगे, और $1 के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये एक आम आदमी पर फर्क पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर कास्केड इफेक्ट, परिवहन, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक, ये सब महंगे हो जाते हैं। जब एक चीज महंगा होता है तो दूसरी चीजें भी महंगी हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखो, ये हमारा ट्रांसपोर्ट है वो पेट्रोल पर निर्भर है। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, हमारी फूड सप्लाई महंगी हो सकती है, लॉजिस्टिक महंगे हो सकते हैं। इससे अपन बोलते हैं कास्केड इफेक्ट। जब एक चीज महंगी होती है तो उससे प्रभावित होने वाली दूसरी चीजें भी अपना आप महंगी हो जाती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। ठीक है, जैसे अपने नारियल तेल है, पाम तेल है, ये सब महंगे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ किस्में जैसे अरहर की दाल, ये हम आयात करते हैं, मसाला का कच्चा माल, इसकी लागत बढ़ जाती है। ठीक है, परोक्ष मुद्रास्फीति, इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसे कीमत में वृद्धि होती है, जैसे हमारी क्रय शक्ति में गिरावट आती है। ठीक है, और आरबीआई की मुद्रास्फीति की दर है वो 6.7 है। और क्या प्रभाव पड़ता है? रुपया कमजोर होगा तो विदेशी तेल हमारे लिए महंगा होगा। पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर आता था, तो वो 110 लीटर हो सकता है ना। हमारी स्कूल कॉलेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो सकता है। खाने का सामान, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये सब महंगा हो सकता है। मसाले महंगे हो सकते हैं, कुछ दालें महंगी हो सकती है। कपड़े, है ना, कौन से कपड़े महंगे होंगे? वो कपड़े महंगे होंगे जिनके लिए हमें कच्चा माल विदेश से लेना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 1 किलो कॉटन है वो विदेश से खरीदनी पड़ रही है 100 रुपये में। 1 किलो कॉटन है वो मान लो पहले अपने $1 में आ रही है। ठीक है, और $1 बराबर 80 रुपये। तो अब 1 किलो कॉटन खरीदने के लिए हमें वही $1 देना पड़ेगा, यानी कि अब हमें 90 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपये का जो लोड कंपनी पर एक्स्ट्रा आया है, वो लोड किस पे पड़ेगा? ओवरऑल, वो लोड ओवरऑल हमें पड़ रहा है। यानी कि जहां पे भी जिस चीजों को खरीदने के लिए हमें डॉलर देना पड़ रहा है ना, वो चीजें हमारे देश में महंगी होने की संभावना बढ़ जाती है जब रुपए की कीमत गिरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब विदेश में आते हैं, इनके अधिकांश पार्ट्स। ठीक है, तो ये भी अपने थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं अगर हमारी रुपए की कीमत घटी है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे मान लो $1 बराबर क्या है? $1 बराबर 90 रुपये, पहले 80 रुपये थे। क्या थे? मान लीजिए अपन $1 बराबर 80 रुपये थे, तो 8,000 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए हमें कितने डॉलर देने पड़ते थे? हमें $100 देने पड़ते थे। ठीक है, यानी कि यह हमें $100 का मोबाइल खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते थे? हमें 8,000 रुपये देने पड़ते थे। ठीक है, या 80,000 रुपये देने पड़ते थे, जो भी है। $10 कर लेते हैं, हमें थोड़ा ठीक रहेगा। $10 का करने के लिए हमें 8,000 रुपये देने पड़ते थे। ठीक है, $1 बराबर 80 रुपये, तो $100, ये अपन को ध्यान रखना है। $100 के लिए हमें, मतलब $100 का मोबाइल खरीदने के लिए हमें 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए $1 बराबर 90 रुपये हो गया। क्या हो गया? 90 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमें जो $100 का मोबाइल है वो खरीदने के लिए अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब हमें 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। उनके लिए तो वो तो मान लो फॉरेन की कोई कंपनी है, वीवो है, तो ये तो भाई उनको तो उन्होंने तो रेट फिक्स कर रखी भाई $100 है। अब $1 आपके कितने रुपए के बराबर है वो तो आप जानो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है,
ये सब महंगा हो जाता है। अब विदेश में पढ़ने वाले बच्चे ये खूब प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखो, अगर अमेरिका में एमबीए ना, वो कितने में हो रही है? वो अपने $1 लाख में हो रही है। ठीक है ना? मतलब 4 साल में एमबीए वो $1 लाख में हो रही है। ठीक है, और तो इस हिसाब से उसको 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी कि विदेश में फिर पढ़ना महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हम तो पैसे लेके जाएंगे ना वहाँ पे, तो पैसों की कीमत ही कम है, तो हमारा पढ़ना महंगा हो जाएगा। और एक सामान्य परिवार इतना पैसा दे नहीं सकता, और जिससे क्या होगा कि गरीब या मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो विदेश में नहीं पढ़ पाते। ये दिक्कत हो जाती है। अब जो जो कंपनियां विदेश से कच्चा माल खरीदती है ना, मतलब जिस जिस चीज को खरीदने के लिए हमें डॉलर देना पड़ रहा है ना, वो सारी चीजें महंगी होगी फिर। ठीक है, जैसे दवा कंपनियां है ना, अगर कच्चा माल बाहर से आ रहा है तो वो महंगा है। अब कच्चा माल ही महंगा है, यानी कि $1 पहले मान लो हमें 80 रुपए देने पड़ते थे, है ना, अब उसके 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो महंगा है, तो फिर दवाई महंगी हो जाएगी। वैसे ही कपड़ा महंगा हो जाएगा जिसका कच्चा माल बाहर से आ रहा है, वैसे ही टायर महंगा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सौंदर्य प्रसाधन महंगा हो जाएगा। मतलब जिनके लिए भी हमारा कच्चा माल, कोई भी चीज बनने के लिए अगर उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल अगर विदेश से आ रहा है, तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज महंगी हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़ा है, दवा है, ये सब महंगी हो जाएगी। अगर कंपनी की लागत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझो, मान लो एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, मान लो कोई भारतीय कंपनी है। क्या है? भारतीय कंपनी, मान लो जैसे महिंद्रा, महिंद्रा तो या टाटा मान लेते। क्या है? टाटा, कोई भारतीय कंपनी है। ठीक है, लेकिन ये अपने जो टायर है, जो चारों टायर है, ये टायर कहाँ से खरीदती है? टायर खरीदती है जापान से। कहाँ से? जापान से। ठीक है, ये चारों टायर मान लो $100 के हैं। कितने डॉलर के? $100 के। तो अगर $1 80 रुपए है, तो $100 के कितने रुपए दे रहे हैं? अपने 8,000 रुपए दे रहे हैं। कितने? 8,000 रुपए दे रही है कौन? टाटा कंपनी। ठीक है, अब मान लो ये क्या हुआ? $1 बराबर 90 रुपए हो गया। ठीक है, अब जैसे ही $1 बराबर 90 रुपए हुआ, तो अब इन चारों टायर की वैल्यू, जापान तो कहेगा भाई हमारी तो वैल्यू वही $100 है, अब हमें $100 यानी कि अपने 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि चारों टायरों पर कितनी कीमत बढ़ गई? 1,000 रुपए की बढ़ गई। तो गाड़ी की जो ओवरऑल कीमत थी, मान लो पहले 2,50,000 थी, वो बढ़ के 2,51,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2,51,000 हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी चीज है जिसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल विदेश से आता है, वो महंगी हो जाएगी। जो विदेश से सीधे आ रही है वो तो महंगी हो ही रही है। अगर किसी चीज का कच्चा माल, रॉ मटेरियल विदेश से आ रहा है, तो वो भी महंगा हो जाएगा। जिनके पास विदेशी कर्ज है, ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने $100 का कर्ज ले रखा है। ठीक है, $100 का कर्ज ले रखा है। अब $100 का कर्ज ले रखा है, तो आप मुझे ये बताओ, $100 का कर्ज अगर $1 बराबर 80 रुपए था, तो पहले उसको कितने? 8,000 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अब उसे 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने? 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 45 करोड़ हो गया, तो कर्ज चुकाना आसान है। और तो अगर ये रुपए महंगा हो गया, तो ये 90 करोड़ हो गया, तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये काम ये मुश्किल हजारों हमारी भारतीय कंपनियों के सामने है कि जब रुपए की कीमत घटती है, तो जो इन्होंने फॉरेन से कर्ज ले रखा होता है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, और हमें ज्यादा कर्ज चुकाना होता है। ठीक है, अब लेकिन हाँ, जब रुपए की कीमत घटती है अपने डॉलर के मुकाबले, तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं? हमारे आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है। ठीक है, हमारी आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, इनको फायदा होता है। आप कहोगे कि सर इनको फायदा कैसे होता है? इनको फायदा ऐसे होता है क्योंकि इनकी जो आय होती है वो डॉलर में होती है, और ये खर्च अपने रुपए में करते हैं। कैसे? देखना इसको, इस कहानी को आप समझना। मान लीजिए भारतीय कोई भी एक आईटी कंपनी है, मान लो इन्फोसिस है। ठीक है, ये अमेरिका को सॉफ्टवेयर बेचती है। क्या बेच रही है? सॉफ्टवेयर बेच रही है। ठीक है,
भारत में उसका काम होता है और अमेरिका उसका भुगतान करता है। जैसे मान लीजिए 2020 में जब रुपए की कीमत 76 रुपए थी, ठीक है, तब एक सॉफ्टवेयर बेचने का कितने रुपए मिल रहा था? 76 करोड़ मिल रहा था, मतलब जो भी है। और 2025 में जब 90 हुई तो अब अपने 90 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यानी कि इस कंपनी को 14 करोड़ का फायदा हो गया। कितने करोड़ का? 14 करोड़ का फायदा। जबकि उसका खर्चा तो उतना ही है। खर्चा उतना क्यों है? क्योंकि उसके जितने भी कार्मिक है, जितने भी उसमें लेबर है, जितनी भी टेक्नोलॉजी लग रही है, वो सब भारत के हैं, तो वो तो रुपए में देगा पैसे, और वो तो पैसे उतने ही देगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ये अपन को ध्यान रखना है। लेकिन खर्च कहाँ? भारत में ही बैठे हैं सब, तो खर्च तो वही 76 करोड़ ही है, इसलिए मुनाफा बढ़ गया। तो ऐसी कंपनियां, तो ऐसी स्थिति में किन कंपनियों का फायदा होता है? ऐसी स्थिति में उन कंपनियों को फायदा होता है जिनका सारा बिजनेस तो इंडिया में है, लेकिन एक्सपोर्ट वो बाहर कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों को फायदा होता है, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा, हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, दवा कंपनियां। ज्यादातर दवा कंपनियां भारत की है, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन एक्सपोर्ट बाहर करती है। ऐसी कंपनियों को फायदा है, क्योंकि भारतीय दवा दुनिया में सस्ती है। जब रुपया कमजोर होता है तो दवाइयां और सस्ती हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ती है, और भारतीय दवाइयों की जैसे 10 रुपए की लागत है, तो अब उसको 5 रुपए में बेचेंगे तो बिक्री बढ़ती है, उससे मुनाफा बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा चावल है, मतलब या कृषि में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो, भारतीय चावल है, उसकी कीमत है अभी $500 प्रति टन, ठीक है। और पहले जब इसकी कीमत 45 रुपए थी तो अपने 22,500 रुपये टन था, और बाद में अब इसका जो भुगतान है वो 45,000 रुपये टन हो गया। यानी कि बिना गुणवत्ता के परिवर्तन के किसानों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? तो ये फायदा है। तो मतलब कुल मिला के ऐसे उत्पादों को, ऐसी कंपनियों को, ऐसे क्षेत्रों को फायदा होता है जो भारत में ही उत्पादित करती है, लेकिन अपने होता है क्या है, विदेश में एक्सपोर्ट होता है। हाँ, प्रवासी भारतीयों को कुछ फायदा है, उसको जो रेमिटेंस मिलता है। जैसे मान लो अपना एक कोई ए नाम का भारतीय या एक कोई भी इंडियन है, वो अमेरिकी कंपनी में काम करता है, उसको $100 मिलता है, ठीक है, और वो इन $100 को अपने घर भेजता है, मतलब इंडिया भेजता है, ठीक है। तो अब इंडिया में उसको इतने दिन कितने रुपए मिल रहे थे? मान लो 80 रुपए था, तो 80 रुपए मिल रहे थे, 80,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, या 8,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है। क्या मिल रहे थे? 8,000 रुपए मिल रहे थे। अब क्योंकि $1 ये कब मिल रहे थे? तो $1 80 रुपए के बराबर था, ठीक है। अब क्योंकि $1 बराबर 90 रुपए हो गया, तो भाई वो अमेरिकी कंपनी तो इस आदमी को $100 दे रही, तो अब उसको 90,000 रुपए मिल रहे हैं उसकी फैमिली को, ठीक है। ये फायदा हो गया, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है कि एक तो प्रवासी भारतीय उनको फायदा होते हैं कि विदेश में काम करते हैं, डॉलर में कमाते हैं, और भारत में रहते हैं, रुपए में खर्च करते हैं, ठीक है। जैसे एक एनआरआई हर महीने में $2,000 भेजता है, तो जब 76 थी तो उसको 1,52,000 रुपये में बनता था, लेकिन जब 90 हो गई तो 1,80,000, यानी कि 18.4% का उसको फायदा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा फायदा है। एक तो ये फायदा है, दूसरा उन कंपनियों का फायदा है जो भारत में रहकर उत्पादित करती है और विदेश को बेचती है। ऐसी कंपनियों को फायदा है, यानी कि इंडिया का खुद का जो स्वदेशी एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के चांस रहते हैं। पर्यटन क्षेत्र में क्या फायदा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का आकर्षण, ठीक है, यानी कि विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। अब जैसे मान लो, आप सोचो कि पहले कोई, मान लो अमेरिका से एक आदमी आता था $10 लेके, ठीक है, तो $10 यानी 80 रुपये, यानी कि उसको 800 रुपये मिलते थे यहाँ पे, ठीक है। वो 800 रुपये के होटल में रह सकता था, ठीक है। लेकिन अब $1 बराबर 90 रुपये हो गया, तो वो अगर $10 लेके आ रहा है तो वो तो वो भाई 900 रुपये वाली होटल में रह सकता है, ठीक है। यानी और या अगर 800 वाली में रहे तो 100 रुपये का यहाँ पे फायदा हो गया। ऐसे हर चीज में उसको फायदा होता है, ठीक है। तो ये है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार यहाँ पे इंडिया में होटल सस्ते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट सस्ते हैं, शॉपिंग भी सस्ती हो जाएगी, इससे हमारा पर्यटन इंडस्ट्री बढ़ती है,
क्या होता है, ज़्यादा पर्यटन भारत में आते हैं, है ना। तो जो हमारे होटल हैं, जो गाइड हैं, जो संगीत कला वाले हैं, इन सबको फायदा होता है, क्योंकि फिर वो उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और पैसा देते हैं। अब देखो ये, अब जब आप कह रहे कि सर चलो ठीक है, आपने ये बता दिया कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, कौन तय करेगा कि यार रुपया और कमजोर ना हो जाए। कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा कि $1 बराबर 100 रुपये हो जाएंगे, कल $1 बराबर 200 रुपये हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई फिर अपना हस्तक्षेप करती है, आरबीआई इंटरवीन करके करती है कि नहीं नहीं भाई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होने देना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक साथ हो गया तो निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल, एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसी के लिए ये आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये आरबीआई ये तय करता है कि भाई हमारी जो अपने मुद्रा की स्थिरता है वो सुनिश्चित रहे, मुद्रा कम या ज़्यादा बहुत अधिक ना हो। अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करना, ने कि किसी विशेष दर को बनाए रखना और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, ठीक है। देखो अभी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है जून में, ये लगभग $702 अरब का है। हाँ, लगभग इतना ही रहता है, कोई $2-4 अरब कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन $700 अरब के आसपास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है। और जिसमें ज़्यादातर हम US डॉलर में, कुछ हम सोने में रखते हैं और कुछ हमारा SDR में है, ठीक है। इसका देखो, अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अधिक है ना, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास चीज़ें खरीदने के लिए डॉलर पड़े हैं, ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि अपने आयात को वित्त पोषित कर सकता है, आपातकालीन परिस्थितियों में राहत मिल सकती है और विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास है। हालांकि अगस्त 2022 में आरबीआई ने हस्तक्षेप से ये विलयन थोड़ा घट गया था, लेकिन कोई खास नहीं घटा, तो इतनी कोई चिंता की विषय नहीं है। अब देखो आरबीआई कैसे हस्तक्षेप करती है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है कि रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा ना गिरे, ठीक है। तो देखो, एक आरबीआई करती है स्पॉट मार्केट में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। आरबीआई क्या करती है, अगर आप आरबीआई को लगता है कि डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो आरबीआई के खुद के पास जो डॉलर है वो बेच देगी, ताकि डॉलर की डिमांड कम हो और रुपया अपना कमजोर ना हो। कैसे देखो, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, विदेशी मुद्रा बाजार में सीधे अपनी मुद्रा खरीदता है या बेचता है। यानी कि देखो इनका सिस्टम कैसे काम करता है, जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर बेच देता है, ठीक है। डॉलर बेचने से क्या होगा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई यानी कि डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई यानी कि डॉलर की वैल्यू कम हो गई या रुपए की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो यह रखना, यानी कि जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर बेचता है, ठीक है। और जब रुपया मजबूत होता है तो आरबीआई डॉलर खरीद लेता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अगस्त 2025 में आरबीआई ने $5 बिलियन बाजार में डाले, लेकिन इसका असर सीमित रहा क्योंकि ये मांग की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। इसको आप थोड़ा समझो कि कैसे करता है आरबीआई। जैसे आरबीआई क्या करेगा कि आरबीआई को लगता है कि भाई मार्केट में डॉलर की डिमांड अधिक हो गई, मार्केट में डॉलर की सप्लाई अधिक हो गई, ठीक है। डॉलर की क्या हो गई, सप्लाई, यानी कि आपूर्ति अधिक हो गई, ठीक है। आपूर्ति अधिक हो गई, है ना, सप्लाई अधिक हो गई, और अपने क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, अधिक हो गई, और मांग कम हो गई, ठीक है, मांग कम हो गई। तो आरबीआई ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ठीक है, यानी कि जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर बेच देता है। अब आरबीआई के डॉलर बेचने का क्या फायदा हुआ, देखो जब आरबीआई डॉलर बेचता है, डॉलर को बेचता है, अब डॉलर बेचने से क्या होगा कि मार्केट में इतने दिन डॉलर थे नहीं, अब मार्केट में क्या आ जाएंगे, अब मार्केट में डॉलर की डिमांड, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की क्या बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई बढ़ जाएगी यानी कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो इससे हमारा जो रुपया है वो और अधिक कमजोर नहीं होगा, रुपया थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति होती है जब
रुपया मजबूत हो तो आरबीआई डॉलर खरीद लेता है ना, ये ऐसा चलता रहता है। दूसरा, मौद्रिक नीति में समायोजन। ठीक है, जैसे अभी अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने जो बैंक में जो ब्याज दर है वो 6% से 8% की, ठीक है, ऐसा आरबीआई भी कर सकता है। आरबीआई अपनी नीति दरें बढ़ा देता है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भारत में इन्वेस्ट कर सके, है ना। जैसे अमेरिका ने किया वैसे आरबीआई भी कर सकता है कि भाई हम अपने बैंकों को कह सकता है कि आप 8% ब्याज दो लोगों को, ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो जो इन्वेस्टर है वो पैसा भारत में लगाना चाहेंगे कि हाँ यार यहाँ पे बैंक भी 8% दे रही है, ठीक है, और इससे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं और डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। फॉरवर्ड मार्केट में हस्तक्षेप ये कैसे करती है? ठीक है, देखो इसको थोड़ा समझने के लिए आप इसको यहां पे समझो कि मान लीजिए अभी $1 बराबर 90 रुपए है, ठीक है। आरबीआई कहते हैं, आरबीआई लोगों को कहती है कि यार मैं कह रही हूं 3 महीने बाद ये डॉलर 88 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि अपना रुपया मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये मान लो अनुमान है लोगों का कि भाई 3 महीने बाद है जो रुपया अपने थोड़ा मजबूत हो जाएगा। आरबीआई कहता है नहीं, रुपया मजबूत नहीं, रुपया कमजोर होकर बाढ़ में हो जाएगा, ठीक है। और आरबीआई ऐसे करके लोगों को डॉलर बेच देता है। भाई लोगों को लगता है कि अगर क्या हो जाएगा, अपने डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्योंकि आरबीआई कह रही है ऐसा सोचकर लोग डॉलर खरीद लेते हैं। जब डॉलर खरीद लेते हैं तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो रुपया मजबूत हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि आरबीआई क्या करती है, अपने फॉरवर्ड मार्केट, आरबीआई कुछ टेक्निक अपनाती है ताकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़े, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना। देखो आरबीआई भविष्य की तारीखों के लिए विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए फॉरवर्ड बाजार में सक्रिय होता है। कंपनियां आने वाले महीनों में विदेशी मुद्रा लेन देन की योजना बनाती है। आरबीआई इन फॉरवर्ड दरों को उचित रूप से प्रबंधित करता है, ये काम आरबीआई का है। फिर एनआरआई जमा योजना, आरबीआई क्या करता है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको ब्याज अधिक देता है, आकर्षक ब्याज देता है, ठीक है, ताकि वे विदेश से पैसा भारत में जमा करें। जैसे मान लो कोई ए नाम का आदमी है, ठीक है, अब ये इसके पास 2 विकल्प है, ये भारतीय है, ठीक है, मान लीजिए कोई अशोक नाम का आदमी है, ये अमेरिका में काम करता है, ठीक है। अमेरिका में काम करता है तो उसने मान लो $100 कमाए। कितने डॉलर कमाए? $100 महीने कमाए। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये पैसा इंडिया भेज दे, है ना, और या अमेरिका के बैंक में जमा करवा दे, ठीक है। अमेरिका वाला बैंक अगर इसको 6% ब्याज दे रहा है, इंडिया वाला बैंक इसको 8% ब्याज दे रहा है, तो बताओ ये अपना पैसा कहाँ भेजेगा? अमेरिका भेजेगा कि इंडिया भेजेगा? सीधी सी बात है, इंडिया भेजेगा, क्योंकि इंडिया में उसको बैंक ज़्यादा क्या दे रहा है, ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो उससे वो जो डॉलर था वो इंडिया आ जाएगा, यानी कि इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई ये भी करता है कि जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है उनको अधिक ब्याज देता है, ठीक है। तो इस तरीके के आरबीआई कदम उठाती है। ये सब कदमों के द्वारा आरबीआई तय करती है कि भाई रुपया वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो, डॉलर ज़्यादा मजबूत रहे डॉलर के मुकाबले। अब देखो समाधान क्या किया जा सकता है। तो अब जैसे रुपया कमजोर हो रहा है तो आरबीआई ये सारे कदम तो उठा ही सकती है, 2 तरह के कदम उठा सकती है, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या कर सकती है आरबीआई, विदेशी मुद्रा बेच सकती है, ब्याज दरें बढ़ा सकती है, ठीक है, और एनआरआई से पैसे खींच सकती है, उनको ज्यादा पैसे देकर, है ना। गोल्ड के आयात पर कर लगा सकती है ताकि गोल्ड का आयात कम हो, गोल्ड का आयात कम होगा तो डॉलर ज्यादा बिकेगा, हालांकि ये इतना करना संभव नहीं है। दीर्घकालिक समाधान, ये तो चलो आरबीआई छोटे मोटे जो भी उसके पास अपने तौर तरीके है उसका यूज करके कुछ हद तक चीजें मैनेज कर लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो सरकार को ही कदम उठाने पड़ते हैं, है ना। सरकार क्या कर सकती है, सरकार कोशिश करे कि हमारा निर्यात बढ़े। अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास अधिक डॉलर आएगा और फिर हमें ये सब चीजें, हमारा डॉलर अगर अधिक आ रहा है, डॉलर की सप्लाई अधिक हो रही है तो रुपया मजबूत होगा, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम आईटी सेवा हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कपड़े हो, ठीक है, इनको अपने अधिक से अधिक हम इनको प्रोत्साहित करें, अधिक से अधिक स्टार्टअप लगाएं ताकि हमारा जो
अपने जो निर्यात है वो बढ़े। ठीक है, आयात को कम करना, वही है कि हम बहुत सा आयात कर रहे हैं, अगर आयात कम कर देंगे तो भी हमारे पास डॉलर बच जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने पीएलआई स्कीम शुरू की है ना। भारत में हम आजकल सेमीकंडक्टर या आईफोन बना रहे हैं, सोलर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं ताकि हमारी जो विदेशी ऊर्जा पर जो निर्भरता वो कम हो। डिफेंस उपकरण जैसे आपने अभी अमेरिका का नाम सुना होगा, ठीक है, ये अब हम खुद भारत में ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमें फायदा है, मतलब ये सब करना पड़ेगा हमें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और स्थानीय मुद्रा में व्यापार कोशिश करनी है कि डॉलर पर निर्भरता ही कम हो जाए। ठीक है, हम जैसे हम भारत और रूस अभी रुपये और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि भारत और रूस में कैसा चल रहा है अभी? देखो मेरी बात सुनो। इंडिया जो रशिया से क्या खरीदता है? इंडिया रशिया से तेल खरीदता है। तेल खरीदने से बदले में जो रशिया को क्या मिलता है? रुपया मिलता है। ठीक, रशिया इन्हीं रुपये को क्या कर देता है? इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देता है। ठीक है, उससे इन दोनों का जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो भी चल रहा है और डॉलर की जरूरत भी पड़ नहीं रही है। भारत चीन भी रुपये और युआन में व्यापार कर सकते हैं, भारत यूए भी कर सकते हैं। इससे हमारी जो डॉलर पर निर्भरता है वो दुनिया की कम होगी। ठीक है, और हम पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन सबसे अच्छी चीज है। पर्यटन कुछ भी ले जाता नहीं अपन से और डॉलर देके जाता है। ठीक है ना? तो हम कोशिश करें हमारे यहाँ नए नए अपने जो पर्यटन के स्पोर्ट्स है उसको, पर्यटन के क्षेत्र है उसको खोजें, उस पर काम करें और विदेशी पर्यटकों को भारत में आकर्षित करें। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से रुपये में गिरावट आई। इसको ये हमने इतिहास देखा, आज़ादी के बाद से कैसे कैसे रुपये में कमी आई। हमने देखा कि ये डॉलर से किस तरीके से प्रभावित होता है। तो रुपए की गिरावट हमने देखा कि ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है, हमारे आयात पर, हमारे निर्यात पर, और हाँ, लेकिन हर आपदा एक अवसर लेके आती है। ये आपदा भी एक अवसर इस तरीके से है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपने इंपोर्ट्स को कम करें, हम अपने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दें, हम अपने जो डॉलर के अलावा अन्य मुद्रों में भी व्यापार है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार ब्रिक्स ने इस संबंध में चर्चा भी की थी कि हम डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करें। एक बार मैं शॉर्ट में फटाफट आपको 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ जो जो हमने पढ़ा। ठीक है, देखो मैंने पढ़ा, हमने बताया कि रुपया 90 के पार चला गया है, इसके कारण, प्रभाव, समाधान और आरबीआई की भूमिका क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर ये जो आज की न्यूज कटिंग थी वो बताई मैंने आपको, और फिर मैंने आपको बताया कि भाई डॉलर 90 रुपये हो गया है। विनिमय दर किसे कहते हैं, इसको अपन ने देखा। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, डॉलर की मांग कैसे कैसे बढ़ रही है ये अपन ने देखा, डॉलर की आपूर्ति कब बढ़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि विनिमय दर क्या होती है। भारत में अभी कौन सी विनिमय, पहले फिक्स एक्सचेंज रेट थी इंडिया में, अभी जो इंडिया में एक्सचेंज रेट है वो है मैनेज फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये आज़ादी के बाद से लगातार हमारे जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम होती कैसे चली गई। ठीक है, इसके अलग अलग कारण अपन ने देखे कि पहले 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था तब देखा, उसके बाद अपने 1991 में जब हमने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और फिर अपन ने देखा कि दूसरा बड़ा संकट आया, एलपीजी को अपन ने अपनाया, फिर हमने मैनेज फ्लोटिंग रेट को स्टार्ट किया, और उसके बाद भी हमारा 2025 में ये जो कम हो रहा है इसके कई कारण देखे। एक हमने देखा कि भाई हमारा जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ रही है, फिर हमने हमारा देखा कि हमारा व्यापार घाटा अधिक है, फिर हमने देखा कि भाई हमारी जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े। फिर हमने देखा कि भाई अमेरिका डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारी आयात पर निर्भरता है वो अधिक है। फिर गिरावट के प्रभाव देखे, हमने कहा कि हमारे आम नागरिकों को कुछ चीज़ें महंगी मिल सकती है, हमारा पेट्रोल, डीजल, कपड़े महंगे हो सकते हैं, विदेश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई महंगी हो सकती है। फिर हमने देखा कि भाई अपने विदेशी जो किसी पर कर्ज है तो वो महंगा हो सकता है।
कुछ सकारात्मक प्रभाव देखे थे कि आईटी क्षेत्र में जो प्रॉफिट है, या ऐसी कंपनियां जो भारत में रहकर भारत में रहकर उत्पाद बनाती है लेकिन विदेश को बेचती है, उनको फायदा हो सकता है। हमारे कृषि निर्यात बढ़ सकता है, हमारे जो एनआरआई जो रेमिटेंस भेजते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, हमारा पर्यटन बढ़ सकता है। फिर हमने देखा कि आरबीआई किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है। तो आरबीआई पहले डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकती है, अगर रुपया कमज़ोर होता है तो डॉलर बेच सकती है, और रुपया मजबूत हो रहा है तो डॉलर खरीद सकती है। फिर मैंने देखा कि भाई आरबीआई अपने बैंक रेट को कम ज़्यादा कर सकती है, बैंकों को कह सकती है कि आप ब्याज बढ़ाओ, है ना। और फिर आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई फॉरवर्ड मार्केट कर सकती है ना। एनआरआई की जो जमा योजना उस पर अधिक ब्याज दे सकती है। ये सब किया जा सकता है। ये तो हमने शॉर्ट टर्म उपाय देखे। लॉन्ग टर्म उपाय सरकार को करने होते हैं। हमारा एक्सपोर्ट कम हो, हमारा एक्सपोर्ट अधिक हो, हमारा इंपोर्ट कम हो, और हमारा स्थानीय मुद्रा में व्यापार अधिक से हो, और हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये देखा, ऑफलाइन का भरोसा, ऑनलाइन जैसी सुविधा, समग्र बैच 20,000 और स्टैंडर्ड फीस और प्राइम फीस 26,000 रुपये। ये ध्यान रखना है, ये कब से कब तक है। इन नंबरों पर आप कॉल करके इनरोल कर सकते हो। ये फिर देखो, ये निर्मल बेंच 7.0, इसकी स्टैंडर्ड फीस 15,000, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और प्राइम फीस है वो 22,000 रुपये है इसकी। और फिर ये आरपीसी ईओआरओ एग्ज़ाम, देखो ईओआरओ की वैकेंसी अभी हुई थी, और बहुत संभावना है कि 2-3 महीनों में या उससे पहले भी वैकेंसी आने वाली है। डीएलबी को फाइल जा चुकी है। तो इसकी जो फतेह बैच है, इसकी स्टैंडर्ड फीस 3100 और प्राइम फीस 3800 रुपये। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो 7,500 और 10,000 रुपये। तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सहूलियत लगे, आप देख सकते हो। आप सभी ने क्लास को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।